प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास 7 के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान हिंदी और इंग्लिश मीडियम, चाहे आप किसी भी मीडियम में पढ़ते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपको मिड टर्म एग्ज़ाम हो चाहे फाइनल एग्ज़ाम हो, पेपर कैसे आएगा, क्या पैटर्न होगा और कैसे आपको इसे अटैम्प्ट करना है, तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा समझाने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो देखें, ध्यान से देखें, समझते हुए चलेंगे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आपने प्लीज़ लाइक और शेयर करना है। लाइक का नीचे बटन अंगूठे वाला है, बगल में शेयर वाला है। साथ में अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपने पहले से कर लिया तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप में से कितने लोगों ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, ताकि सारी वीडियो आपके पास लगातार आती रहेंगी। और यहाँ पे जो पेपर है वो आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा और 60 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो 1-1 नंबर के होंगे, कुछ 2-2 नंबर के होंगे, कुछ 3-3 नंबर के, कुछ 5 नंबर के होंगे और कुछ मैप भी आपके पास आएगा। तो ये हिंदी और इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। उसके बाद हम सीधा चलते हैं पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पे कुछ MCQ टाइप के प्रश्न हैं, यानी कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से एक सही होगा और जो सही होगा उसी को आपको लिखना है, बाकी सारे नहीं लिखने। पहला प्रश्न है आपके लिए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है, तो सही आंसर आपका है बी, नाइट्रोजन। और आपको क्या करना है, सिर्फ बी लिख देना है, नाइट्रोजन, और बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगला हिंदी में भी है, नीचे इंग्लिश में भी है, तो हिंदी इंग्लिश आप दोनों में पढ़ लीजिए। अगला है हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियाँ आपको किस मंडल में प्राप्त होती हैं? तो आपके पास अलग अलग मंडल होते हैं, बहिम मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो कौन सा मंडल कहाँ पर है वो आपने अपने पढ़ा होगा जब चैप्टर आया होगा। तो जो हवाई जहाज़ को चलाने के लिए सबसे अच्छा जो है वो है समताप मंडल, जो कि आसमान में होता है। यहाँ पे आराम से हवाई जहाज़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सिंपल सा आंसर है, इसके लिए जीके का भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये है आपका 5 जून। ठीक है, अब अगला सवाल है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। तो सूरज की तरफ से ऊर्जा आती है और पृथ्वी जो इसे रोक लेती है तो उसे क्या कहते हैं? और 4 ऑप्शन है आपके पास, आपतन, ज्वार भाटा, भूस्खलन और पवन। तो यार ज्वार भाटा तो अलग ही चीज़ है, भूस्खलन भी अलग ही चीज़ है, जब लैंड स्लाइड हो जाते हैं। ज्वार भाटा समुद्र में आता है और पवन आपको पता है हवा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन, आतपन। ठीक है, आतपन। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कुछ प्रश्न डाउट वाले हो सकते हैं आपको, बाकी आपको थोड़ा बहुत खुद भी आपको अपना माइंड लगाना है। तो ये आपका रहेगा अलाउद्दीन तुगलक। उसके बाद अगला सवाल है, सल्तनत काल में किसान की उपज का कितने प्रतिशत खराज कर के रूप में लिया जाता था? तो खराज कर 30 और 50 तो हो नहीं सकता, 10 और 20 में आपको जहाँ तक मुझे लगता है कि 10% होगा। बाकी आप एक बार टैली कर लीजिए और अपने जो भी आपने पढ़ा है वहाँ पर आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगला प्रश्न है, जलमंडल से ये सारे क्या थे आपके पास MCQ, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक को सही करना है। अब आपके पास कुछ बड़े टाइप के प्रश्न हैं, लाइक यहाँ पर कि जो जलमंडल से आप क्या समझते हैं? तो जलमंडल क्या होता है? और नीचे वाला है जैवमंडल से आप क्या समझते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। ठीक है, तो जलमंडल का मतलब होता है जहाँ आसपास पूरा पानी 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 होता है, तो वो जलमंडल कहलाता है। और जैवमंडल जहाँ पर जीवन होता है, जहाँ पर एक तरह से पृथ्वी आप कह सकते हैं, तो पृथ्वी में जीवन है, जहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे सब होते हैं, वो आपका क्या है? जैवमंडल कहलाता है। आईन अकबरी के रचयिता कौन है? तो आप इसे ज़रूर आप अपने टीचर से डिस्कस करें। आईन अकबर के जो रचयिता है वो अबुल फजल है। और मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को क्या कहा जाता था? तो उनको मनसबदार ऐसा कुछ कहा जाता था। जो पोस्ट होती थी, पद होता था, और जिस पर अंग्रेज जो उन्हें मुग़ल उन्हें रखते थे, तो मनसबदार आई थिंक इसी तरफ का होता था। नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में
चलाया गया। जो नागरिक अधिकार आंदोलन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में शुरू हुआ था। ठीक है, तो कहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1950 के दशक में। राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है? हालांकि ये सवाल होना नहीं चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हर साल बदलते हैं, पेपर एक बार बदल जाता है, एक बार बन जाता है, तो इसे होना चाहिए हाल ही में राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये हैं सत्येंद्र जैन। ठीक है, और अगला सवाल है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू की गई? तो ये था आई थिंक 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, तो आपको सीधा वो लिख देना है। निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो निर्वाचन क्षेत्र उसे कहते हैं जहां, इसे आप सिंपल से लैंग्वेज में लिखोगे कि निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र, जिसे आम भाषा में अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूएंसी शब्द से बुलाया जाता है। ठीक है, किसी क्षेत्र की विधान पालिका चुनाव में एक सीट निर्वाचित करने वाली इकाई क्षेत्र इकाई होती है। मतलब निर्वाचन क्षेत्र होता है जहाँ पर कि निर्वाचक मंडल होते हैं, जहाँ पर चुनाव वगैरह लड़ते हैं। जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाता है वो निर्वाचन क्षेत्र एक तरह से कहा जाता है। मतलब जहाँ आपका वोटर आईडी कार्ड जहाँ का। अब आपके आते हैं लघु उत्तरीय, यानी कि थोड़े से बड़े होते हैं, 2 से 5वीं तक। ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं और नाइट्रोजन गैस का महत्व बताइए। तो ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में मौजूद वे गैसें हैं, जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसमें मौजूद वे गैसें हैं जिनका पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। इनका जो पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन है उस पर प्रभाव पड़ता है, उसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और दूसरा अथवा में नाइट्रोजन गैस का महत्व। तो पिछले प्रश्न में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? वो नाइट्रोजन गैस ही होती है। तो इसका महत्व क्या है कि जीवन के लिए नाइट्रोजन गैस ज़रूरी है, और इसी के चलते जो जितना नाइट्रोजन है उतना ज़्यादा जीवन है पृथ्वी पर। तो यह पौधों और जानवरों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन गैस पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, उनके जीवित रहने का एक मतलब बड़ा कारण है। हमारा वातावरण लगभग 78% नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है। तो जो इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा गैस 78% वो नाइट्रोजन गैस ही होता है। तो महत्व आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है। जीवित चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, वो नाइट्रोजन गैस से ही जीवित रहते हैं। अगला है मानव पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। मानवीय पर्यावरण के और मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। तो सिंपल सा दोनों प्रश्न एक ही तरह के हैं, मानवीय पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। तो 3 उदाहरण जिन्हें मानव बनाता है, सिंपल सी बात है, जिन्हें मानव ने बनाया है वो मानव निर्मित या मानवीय पर्यावरण हो गया। लाइक सड़कें हो गई, पुल वगैरह हो गए, मेट्रो ट्रेन वगैरह हो गई, अंडरग्राउंड वगैरह हो गई। तो सारे क्या है वो मानवीय पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण कहलाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय की भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो भू राजस्व प्रणाली है वो क्या है कि 4 तरीके के थे दिल्ली में। पहला था बाज़ारों की स्थापना में, जिसका पहला अनाज के लिए था, दूसरा कपड़ा, चीनी, सूखे फल, मक्खन आदि था, और तीसरा था घोड़े, दास, पशुओं के लिए, और जो चौथा था वो विविध वस्तुओं के लिए बनाया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसे भूमि के माप के आदेश दिए गए थे, यानी कि भूमि को नापना है। और अगला सवाल है पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? तो पारितंत्र है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, तो जो इन सभी जीव जंतुओं का एक तरह से साथ रहना और एक दूसरे पर निर्भर रहना पारितंत्र कहलाता है। लाइक जो घास है, घास पर
जानवर होता है, जानवर पर बड़ा जानवर होता है, इस तरह से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यही आपका पारितंत्र कहलाता है। और अब चलते हैं दीर्घ उत्तर यानी कि बड़े बड़े प्रश्न हैं। 6 और 7वां सवाल, सुल्तानों को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी, क्यों? जो हमारे सुल्तान थे उनको बड़ी सेना क्यों रखनी पड़ती थी? तो भैया लड़ाई झगड़े होंगे, आक्रमण तो होते रहते थे इन सुल्तानों की राज में टाइम में, तो इन विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी? क्योंकि मंगोल आक्रमणों की से राज्य को बचाने के लिए, भैया अपने राज्य को बचाना है, कोई मंगोल वगैरह अटैक ना कर दे, इसलिए इस अटैक से बचने के लिए इन्हें जो विशाल सेना थी, सेना रखनी पड़ती थी, सेना का सहारा लेना पड़ता था। सल्तनत कालीन दिल्ली पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। हाँ, एक संक्षिप्त लेख का मतलब है कि आपको सल्तनत कालीन दिल्ली क्या थी उसके बारे में बताना है। इतिहासकारों के मत से 1206 यानी कि 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों की शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत कालीन दिल्ली कहा जाता है। तो आपको शॉर्ट में लिखना है, बस 2, 3, 4 लाइन जितनी आपको याद आ रही है वो आपको इस पर लिख देना है। अगला है रोजा पार्क्स कौन थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में चले नागरिक आंदोलन, अधिकार आंदोलन में उसकी क्या भूमिका थी? तो रोजा पार्क्स कौन थी? जो रोजा पार्क्स थी वो नागरिक अधिकार आंदोलन की जननी थी, जिन्होंने नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, तो उनकी जननी के रूप में रोजा पार्क्स थी। और इन्होंने क्या किया, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो नागरिक आंदोलन चला तो उसमें उनकी अहम भूमिका थी। उन्होंने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया और एक तरह से उसकी बागडोर संभाली, और लोगों को एक तरह से ये था कि भैया जो उनके अधिकार हैं वो उन्हें पता होने चाहिए, उनका कहीं ना कहीं उसका हनन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कैपेसिटी बेस्ड आ गई, क्षमता आधारित प्रश्न है 8 से 11। अनुच्छेद ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, अनुच्छेद को पढ़ करके नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इसे ध्यान से पढ़ो। उसके बाद आपको यहाँ पर पिता की ओर से मुगल किस वंश के से संबंधित थे? तो ये आपको 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में से आपको गद्यांश में से आपको आंसर ढूंढने और यहाँ इसका टिक करना है। तो पहले सवाल को मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पिता की ओर से ये लिखा हुआ है इन्होंने, माता की ओर से पहले लिख दिया माता की ओर से, दूसरा पिता की ओर से वे ईरान इराक वर्तमान शासक तैमूर जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी उसके वंशज थे। ठीक है, इतना आपको आंसर लिख देना है। और इसी तरह से आप दूसरे का तैमूर की मृत्यु कब हुई? तो तैमूर की मृत्यु यहाँ पर इन्होंने लिखा होगा तैमूर की मृत्यु, तो तैमूर की मृत्यु यहाँ पर इन्होंने लिखी नहीं है, आपको इसका आंसर खुद ढूंढना पड़ेगा कि क्या। तो वैसे इसका आंसर यहाँ पर इन्होंने दे रखा 1404 में, तो जिसकी मृत्यु जो है 1404 में हुई थी और पहला ऑप्शन आपका है 1404। इसी तरह से तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? और कब्जा करने की बात आती है सबसे लास्ट में यहाँ पर आ गया 1398 में उन्होंने कब्जा किया था। तो आई थिंक आपके तीनों चारों आंसर यहाँ पर क्लियर हो गए। अब आपको ये इंग्लिश में है सेम, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी इसे पढ़ और समझ करके आंसर दे सकते हैं। उसके बाद नवाबी हमारे पास सेम है, गद्यांश पढ़ने, अनुच्छेद पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देने हैं और थोड़ा लिखने वाला होगा ये। उसके बाद 10वां देखो, एक काल्पनिक राज्य की विधानसभा की स्थिति नीचे दी गई है, इसे ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक काल्पनिक राज्य है और वहाँ पे उसके आंसर इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपको इनके आंसर देने हैं यहाँ से 10वें से। और पहला जो इसके बाद का सवाल है 11वां, ये जो 3-4 आपके पास प्रश्न है इनको आंसर आपने ढूंढे। फिर से यहाँ पर 11वां सवाल भी सेम है, प्रश्न पढ़ो, पहले पैसेज को पढ़ो, प्रश्नों को पढ़ो, आंसर आप आराम से आपको निकल आएंगे, तो आप इन सवालों के आंसर दे सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम दोनों में, अब यहाँ पर जो मानचित्र है यानी कि मैप है उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। तो भारत के दिए गए
रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 स्थानों को दर्शाइए। वह राज्य जहाँ अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 प्रश्न है आपको, और आपको यहाँ पर 4 स्थानों को भरना है। आई थिंक आप भर लोगे। और यहाँ पर आपको ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, और यहाँ पर आपको मैप भी दे रखा है। इस तरह से आप इस मैप को भर सकते हैं और मैप में पूरे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो आई होप आपको ये पेपर समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप, और इस वीडियो को लाइक कर लो, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो क्या लगा आपको, कितना ईजी है, कितना टफ है, और कितने मार्क्स आपके 60 में से इस इंग्लिश वाले SST वाले पेपर में आपके आ जाएंगे। तो पेपर 60 नंबर का टोटल आप कितना कर लोगे ज़रूर मुझे बताना, और लाइक करके शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।